हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबको को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर। तो चलिए दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को लिए हैं, इसका सामान्य अध्ययन है। ये पहला वीडियो होगा। ऐसे करके इस चैप्टर का 2 वीडियोस और आएंगे और ऐसे करके सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो करके सभी का वीडियो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो देखिए दोस्त, रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसकी पूरे इतिहास के बारे में। तो रसायन शास्त्र का जो पिता माना जाता है वो एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। इन्हें 18वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। रसायन शास्त्र की खोज मिस्र से हुआ था। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर। उन्होंने मिस्र में एक बार क्या हुआ कि एक मिट्टी थी, काली मिट्टी, जिसे कैमी के नाम से जाना जाता था, जिसे कैमी के नाम से जाना जाता था। कैमी के मतलब ही होता है काला, ठीक है। तो मिस्र में एक काली मिट्टी थी जो कैमी के नाम से जाना जाता था। तो एंटोनी लेवोजियर को क्या हुआ कि इसी कैमी मिट्टी से इन्होंने रसायन शास्त्र का पता लगाया था। एक बार इन्हें क्या हुआ था कि एक तबीयत खराब था, मतलब इन्हें चर्म रोग हुआ था और ये क्या हुआ ये बहुत परेशान रहते थे। उससे इन्हें बहुत गर्मी भी लगती थी और बहुत परेशानी होती थी। एक बार क्या हुआ कि ये गीली मिट्टी पड़ी हुई थी, गीली मिट्टी में जाकर के एक बार बैठ गए। बैठने के बाद इन्हें बहुत आरामदेह प्राप्त हुआ। इन्हें लगा कि बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है और हमें बहुत आराम मिल रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब वो कुछ दिन बाद निकले, तो फिर जब वहां से निकले मिट्टी से, तो वो हमेशा वहीं आराम करने के लिए उसी मिट्टी में जाते थे। तो जब कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि मेरे जो चर्म रोग हुआ है वो धीरे धीरे करके मेरा ठीक हो गया है, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर क्या इस मिट्टी में है जो हमारा ये रोग ठीक होता जा रहा है। तो उन्होंने इसी मिट्टी पर अच्छे से अध्ययन करना शुरू किया। जब बाद में इन्होंने इस पर शोध किया तो फिर पता चला कि ये इसमें मिट्टी में कुछ रासायनिक पदार्थ है, कुछ इसमें गुण है, इसीलिए इसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसी जो रासायनिक संरचना और गुण का जो इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और जो व्याख्या दी है, इसी को आगे चल के रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। रसायन शास्त्र का मतलब ये होता है कि विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उसके रासायनिक संरचना एवं गुण धर्म के बारे में व्याख्या करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने ही इसकी व्याख्या किए थे। ये पता लगाए थे सबसे पहले कैमी मिट्टी से। ये मिस्र में कैमी मिट्टी होती है, कैमी का मतलब होता है काला, यानी काली मिट्टी से पता किए थे। और एंटोनी लेवोजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिए थे। एंटोनी लेवोजियर ने ही क्या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। आधुनिक रसायन विज्ञान का भी पिता एंटोनी लेवोजियर को ही कहा जाता है। और आगे देख लीजिए, फिर उन्होंने क्या किया कि रसायन शास्त्र बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा, मतलब बहुत बड़ा होने के कारण इसे फिर इन्होंने विभाजित कर दिया। रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में आप बांट करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। इसे बांटा गया भौतिक में, भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और अकार्बनिक रसायन शास्त्र में। भौतिक रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम वैसे पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं जिसकी भौतिक संरचना और उनके गुण धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, भौतिक के बारे में। उसके बाद कार्बनिक हो, कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, जिसके बारे में मुख्यतः हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आए, चाहे हम मेथेन के बारे में हम बात करें, मेथेन के अध्ययन करने के लिए, चाहे एसिटिलीन के अध्ययन के बारे में, जिसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन आए और उसके बारे में अगर अध्ययन करें उस पदार्थ के बारे में, तो समझिए आप कार्बनिक रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब होता है किसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो। देखिए, कार्बनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो उसे कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक उसे कहते हैं, अ मतलब होता है नहीं, अ का मतलब ही होता है नहीं, मतलब कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो, यानी वैसा पदार्थ जिसके बारे में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम अध्ययन नहीं करें, बाकी उसके अलावा हम हर चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे वो निर्जीव पदार्थ हो, धातु, खनिज, रेडियो सक्रिय पदार्थ हो, किसी भी चीज के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो समझिए वो अकार्बनिक पदार्थ है। तो चलिए दोस्त, अब हम देख लेते हैं कि सब पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों को 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, भौतिक और रासायनिक के आधार पर, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण को हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण करेंगे अगर रसायन के आधार पर, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में।
शुद्ध पदार्थ तो इसको तत्व और यौगिक पे बांट सकते हैं, लेकिन अशुद्ध को मिश्रण भी कर सकते हैं। कोई अशुद्ध कब होगा? जब किसी भी दो पदार्थ को अलग अलग गुण धर्म वाले को अगर मिलाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अगर एक ही गुण धर्म वाले को मिलाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध होगा। तो इस अशुद्ध को मिश्रण भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक दो अलग अलग गुण धर्म वालों को नहीं मिलाइएगा तब तक वो अशुद्ध होगा नहीं। वो अशुद्ध होगा मतलब दो अलग अलग को मिलाइएगा तो मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समान मिश्रण, एक विषमान मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक के अंतर्गत, ठीक है। और इस तत्व को हम तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि तत्व को बांटेंगे तो तीन भाग में, तत्व, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसके बारे में हम कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। सॉरी, कार्बनिक के बारे में जिसमें अध्ययन करते हो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, बाकी कार्बन को छोड़कर किसी भी चीज के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो वो होता है अकार्बनिक यौगिक होता है। तो चलिए दोस्त, अब देख लेते हैं पदार्थ के बारे में। बहुत डिटेल में अब जानते हैं इसके विस्तार में कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, और पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ के अभी तक पांच अवस्थाओं का ज्ञात हो चुका है। चौथा है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ का पांच अवस्था का पता लगाया जा चुका है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। ठोस कैसे पहचानेंगे? ठोस का मतलब यह है, देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। दोनों ही निश्चित मतलब दोनों का पता चल जाएगा कि इसमें आकार भी होता है, आयतन भी होता है। द्रव में देख लीजिए कि द्रव में सिर्फ इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होगा। और गैस में दोनों ही अनिश्चित होगा, आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होगा। मतलब कि नहीं इसका आकार का पता चलेगा और नहीं इसका आयतन का कंफर्म, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस में यही है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, दोनों का मान पता चलेगा। द्रव में सिर्फ आयतन पता चलेगा कितना है, लेकिन आकार पता नहीं चलेगा कि किस आकार का यह द्रव है। जैसे कि पानी को अगर आप ग्लास में रखिएगा तो सिर्फ वो ग्लास का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालिएगा बाल्टी का आकार ले लेगा, अगर उसे जग या मग किसी भी अगर फर्श पर गिराइएगा तो वो फैलने लगेगा। तो द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है, ठीक है। और गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार, ना इसको ठीक से आप पता कर सकते कितना है, क्या है, और फिर इसका किस आकार का होता है गैस, ये भी नहीं पता चलता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और भी गहराई से जाने तो इसको हम बाइंडिकल पार्टिकल्स यानी इसके कण के आधार पर और भी अच्छे से समझेंगे कि ठोस का जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा सटे सटे होते हैं, बहुत ज्यादा सटा हुआ होता है। यही कारण है कि इसे ठोस पदार्थ बहुत ज्यादा कठोर होता है। लेकिन द्रव अवस्था का देखिएगा तो इसका कण बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, और गैस का अगर देखिएगा तो गैस और भी ज्यादा दूरी पर इसका कण होते हैं। देखिए, इससे ज्यादा समझ आएगा। ठोस में इसका कण आपस में बहुत ज्यादा जोर से सटे हुए होते हैं, तो अधिक ज्यादा जोर से सटे होने के कारण ये बहुत ज्यादा कठोर होता है और इसमें आकार आ जाता है। लेकिन द्रव अवस्था में इसका कण थोड़ा हट जाता है, अलग अलग होने के कारण, इसमें हटने के कारण इसमें ठीक से आकार नहीं आ पाता है, लेकिन आयतन तो निश्चित रहता है। लेकिन गैस में भी इसके अणु और भी दूर ज्यादा हटे हटे होते हैं, दूरी पर होते हैं, इसीलिए इसमें न निश्चित आकार इसका पता चलता है और नहीं आयतन इसका पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको आगे की इस जो ऑब्जेक्टिव में है ये बनाने में आपको बहुत मदद करेगा कि जिसका कण आपस में सटे हुए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण बल होगा। ज्यादा अगर कण आपस में सटेंगे आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, बल आपस में बहुत ज्यादा लगेगा, तो बहुत ज्यादा बल लगेगा तो क्या होगा, आपस में सटे रहेंगे। इससे कम बल लगेगा किसमें, द्रव में, क्योंकि इसके जो कण है वो हटा हुआ है, थोड़ा सा दूरी पर है, तो दूरी होने के कारण इसमें बल उतना नहीं लग पाएगा, तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। इसका और भी कण दूरी दूरी में है तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा, और भी कमजोर होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, सबसे ज्यादा अधिक होगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। फिर देखिए आणविक स्थान सबसे ज्यादा कम स्थान किसमें घेर है, सबसे ज्यादा कम स्थान ठोस में है, फिर द्रव में ज्यादा स्थान है, फिर गैस में स्थान ज्यादा खाली। देखिए अगर दो कण के बीच की दूरी देखिए कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसमें देखिए
थोड़ा गैस से कम है, ठोस में देखिए और भी कम है, ठीक है। तो अगर आणविक स्थान पूछे कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम ठोस का आणविक स्थान, उसके बाद द्रव का, फिर गैस का सबसे ज्यादा आणविक स्थान, यानी दूरी दो अणुओं के बीच की, दो कण के बीच की दूरी सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है, ठीक है। घनत्व देखिएगा, डेंसिटी जो घनत्व होता है, घनत्व यानी भारीपन जो ज्यादा होता है या फिर जो गाढ़ापन जो होता है वो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। घनत्व का मतलब होता है कि जिसके कण आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, क्योंकि जिसका कण बहुत ज्यादा आपस में सटे हुए होंगे ना वो बहुत ज्यादा घनाड़ होगा, यानी घनत्व उसका बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जो ठोस का कण ज्यादा आपस में सटा हुआ है तो इसलिए घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का होगा। द्रव का कण आपस में थोड़ा सा दूरी पर है तो इसमें क्या होगा, घनत्व थोड़ा ठोस के मुकाबले कम होगा। गैस में देखिए इसके कण बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, और भी कम होगा। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, गैस का, क्योंकि जिसके कण आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए होंगे उसका घनत्व डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। जो भी जिसका कण आपस में बहुत ज्यादा सटे होंगे उसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो ठोस का आकर्षण बल, घनत्व ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा ठोस का है, ठीक है। प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्था का मतलब होता है जिसे पीट करके चादर तरह फैलाया जा सके, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैल सके। तो फैलने की गुण सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में, क्योंकि इसके आकार, इसके कण इतने आपस में सटे हुए हैं कि इसको फैलाइएगा तो बहुत आसानी से फैल जाएगा। तो ठोस को बहुत आसानी से चादर बनाया जा सकता है पीट करके, फैला करके, ठीक है। इसमें प्रत्यास्थ होने की यानी फैलने की गुण होती है ठोस में, ठीक है। तो ठोस को बहुत ज्यादा, ठोस जैसे लोहा है तो लोहा एक ठोस पदार्थ है तो उसको पीट के चादर बनाया जा सकता है, लेकिन पानी को पीट कर चादर बना सकते हैं, ज्यादा फैला सकते हैं, नहीं फैलेगा। गैस को भी नहीं आप ज्यादा चादर बना के फैला सकते हैं पीट कर, ठीक है। तो प्रत्यास्थ का गुणांक भी सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का होता है, फिर सबसे उसके बाद कम होता है द्रव में, फिर सबसे कम होता है प्रत्यास्था का गुणांक सबसे ज्यादा होता है कम गैस में, ठीक है। तो ये ठोस द्रव गैस का ये समझ गए कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। किसी भी पदार्थ में आकार में डालिएगा तो ढल जाएगा द्रव, ठीक है। चाहे द्रव में इसका एक अच्छा एग्जांपल है, तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तो ये द्रव अवस्था में। ठोस में है आपका कोई धातु ले लीजिए, कोई भी धातु हो गया, लकड़ी हो गया, ये ठोस में है। गैस में हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब है गैस में, ठीक है। अब देख लीजिए चौथा अवस्था है पदार्थ का प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं, आपको समझाते हैं प्लाज्मा के बारे में अच्छे से। प्लाज्मा देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें इसका भी कण होता है, सटा हुआ ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कण होता है चार्ज बाई होता है, इसमें चार्ज होता है, प्लस माइनस का चार्ज होता है, प्लस माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस के चार्ज होने के कारण इसमें उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, इतना ज्यादा उष्मा होता है कि इसमें लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस का इसमें उष्मा होता है। देख लीजिए 20,000 डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा में उष्मा होता है, और यही उष्मा के कारण सूर्य में गर्मी होती है। सूर्य में जो उष्मा प्राप्त होता है सूर्य से, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही प्राप्त होता है। सूर्य में जो इतना गर्मी है, हीट है, वो किसके कारण है, प्लाज्मा अवस्था के कारण है। अब प्लाज्मा के ताप कितना होता है, लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है प्लाज्मा का ताप। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जो पहचान किए थे वो विलियम क्रूप्स द्वारा किया गया था 1879 ईस्वी में। 79 में किया गया था सबसे पहले, विलियम क्रूप्स के द्वारा ये पहचान की प्लाज्मा है। लेकिन प्लाज्मा जो नामकरण किया गया, नाम जो रखा गया है प्लाज्मा, इसके बारे में सबसे पहले इरविंग लेग्यूम्यूडर ने बताया थे, ठीक है। इनका नामकरण किया था प्लाज्मा, इरविंग लेग्यूम्यूडर ने इसका सबसे पहले नामकरण किए थे कि ये प्लाज्मा नाम रहेगा। लेकिन प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे वो दिए थे विलियम क्रूप्स ने, दिए थे 1879 ईस्वी में। ये पहचान की थी कि ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब देख लेते हैं पदार्थ के पांचवी अवस्था के बारे में जानते हैं। पदार्थ के पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये बोस-आइंस्टीन, ये पहले दो वैज्ञानिक का नाम है बोस-आइंस्टीन। इन्हीं दो वैज्ञानिक के नाम पर पदार्थ के पांचवी अवस्था का नामकरण किया गया है और उसके पता लगाया गया है। बोस है भारतीय वैज्ञानिक है और आइंस्टीन है जो जर्मनी के थे, बाद में अमेरिका का सिटीजनशिप यानी नागरिकता ले लिए थे आइंस्टीन। तो ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं, ये दोनों वैज्ञानिक
एक पदार्थ के पाचीवस्था के ऊपर इन्होंने अध्ययन कर रहे थे, तो दोनों ही मिल के कर रहे थे, इसलिए उस पदार्थ के पाचीवस्था का नाम क्या कर दिया गया, रख दिया गया इन दोनों ही वैज्ञानिक के नामों के ऊपर ही रख दिया गया, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं किसे ठोस द्रव पहचान लिए कि इसका गुण क्या होता है। इसके आधार पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको देख लीजिए एक लाइन में कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगा, ठोस द्रव गैस में, किस में, तो गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज गति कब करेगा, जब दो वस्तुओं के बीच में दूरी ज्यादा होगा, तो आपस में हिले डोलेगा। अगर मान लीजिए यहां हम खड़े हैं, एक यहां पर लड़का खड़ा हो जाएगा, तो लड़का खड़ा हो जाएगा हमसे सट के, तो हम ज्यादा हिल डोल पाएंगे, नहीं हिल डोल पाएंगे। लेकिन हमसे दूरी पर अगर कोई लड़का खड़ा होगा तो हम बहुत आसानी से ऐसे हिल डोल पाएंगे। तो कोई भी किसी, जब कोई गति कब कर सकता है, जब दो वस्तु के बीच में दूरी हो। तो सबसे ज्यादा देखिए तो दो कणों के बीच की दूरी किसमें है, गैस में सबसे ज्यादा है, इसलिए गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में, क्योंकि ठोस के दो कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए गतिज ऊर्जा सबसे कम किसमें होगी, गतिज ऊर्जा ठोस में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगी, गैस में होगी, क्योंकि दो कण के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है गैस में। तो गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में। अब देख लीजिए घनत्व। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होगा, घनत्व यानी दो कणों के बीच आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हो, जिसके कण आपस में बहुत ज्यादा सटा हुआ है, वो सबसे ज्यादा घना होगा। ठीक है, तो घना होगा सबसे ज्यादा, तो किसमें घना होगा, ठोस में, क्योंकि इसके कण आपस में बहुत ज्यादा सटा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, ठोस का। तो देख लीजिए ठोस का घनत्व, उसके बाद सबसे ज्यादा द्रव में सबसे ज्यादा घनत्व होगा, उसके बाद गैस में। तो ये ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखिएगा। फिर अंतर आणविक स्थान, मतलब कि सबसे ज्यादा दो कणों के बीच की अंतर किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा अंतर होगा गैस में, क्योंकि दो कणों के बीच में देखिए सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, गैस में। तो गैस के अणु सबसे ज्यादा होगा अंतर आणविक स्थान, फिर द्रव में, फिर ठोस में। उसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल, सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा, ठोस में, क्योंकि इसके अणु आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हैं। सटे क्यों हुए हैं, क्योंकि इन दो सभी के अणु में आपस में बल लगा हुआ, बल लगने के कारण आपस में सटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। उसके बाद प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ यानी किसी भी पदार्थ को, यानी किस ठोस द्रव गैस में किसको हम पीट के चादर बना सकते हैं, सबसे ज्यादा फैल कौन सकता है, तो वो ठोस होगा। ठीक है, ठोस के कण आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए, यही कारण है कि ये कठोर होता है, कठोर होने के कारण इसे पीट के चादर बनाया जा सकता है। तो प्रत्यास्थता का गुणांक सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ससंजक बल, तो बल सबसे ज्यादा किसमें होगी, आपस में चिपकने की गुण सबसे ज्यादा किसमें होगी, ठोस में होगी, क्योंकि ठोस के कण ही आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा सटेंगे कब, आपस में तभी सटेंगे जब दो कण आपस में बहुत ज्यादा कम दूरी होगा, चिपके हुए होंगे, तो ससंजक बल अधिक लगेगा। तो ठोस के कण आपस में ज्यादा सटे हुए हैं, इसलिए ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अब विसरण, विसरण माने होता है फैलाव, इसको लिख लीजिएगा, फैलाव। फैलाव सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस के कण आपस में थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो दूरी पर होने के कारण इसमें फैलाव बहुत ज्यादा होता है। देखिए ठोस के कण आपस में ज्यादा सटे हैं, तो इसलिए फैल नहीं पाते। एक जगह ठोस कोई भी पदार्थ होगा तो उसको रख दीजिएगा, वहां से हिले डोलेगा नहीं। ठोस से कम होता है, दूरी होता है ज्यादा द्रव में, तो द्रव में इसके कण थोड़ा दूरी पर होते हैं, तो इसमें फैलाव ज्यादा होता है। जैसे पानी को फर्श पर रखिएगा तुरंत बिखरने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा पानी, तो फिर ठोस से ज्यादा फैलाव होता है द्रव में। लेकिन गैस का और भी ज्यादा इतना होता है कि अगर स्प्रे रूम के एक कॉर्नर पर मारिएगा तुरंत दूसरे कॉर्नर पर उसका गंध आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फैलाव यानी विसरण, फैलाव को विसरण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, गैस में। तो इसको ऐसे कर लीजिए, गैस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो ये हो गया दोस्त पदार्थ के बारे में। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।